हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा। बहुत सारी चीजें डिटेल में हम लोग जानेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, मालघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, बांदीपुर टाइगर रिजर्व केरल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। इसमें पूछा जा रहा है कि गलत युग्म बताइए। देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है? ये है आपका झारखंड में। मालघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में नहीं पड़ता है, ये जो है कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? तो कर्नाटक में पड़ता है, ये गलत है। और यहाँ जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, गलत इसमें से कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस वर्ष बना? 1936 ईस्वी, 1938, 1942 ईस्वी, 1948 ईस्वी। देखिए, बात की जा रही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस वर्ष बना? तो ये बना 1936 में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय पार्क है। देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है और पहला कौन सा है। तो पुराना भी और पहला भी कौन सा है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, वर्ष 1936 में इस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान अथवा हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना। देखिए, जब इसको इनिशियली स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में, तो इसका नाम क्या था? तो उस टाइम पे इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं या फिर हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर के इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर के इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम जो है कि हेली नेशनल पार्क से क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका 1957 में। क्वेश्चन से भी पूछता है कि जो जिम नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो है कि किस वर्ष नाम बदला गया। ठीक है, तो ये 1957 में इसका नाम बदला गया और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों किया गया? क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट जो है इसकी स्थापना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जिम कॉर्बेट जी का। और इन्हीं के नाम पे जो है कि इसका नाम जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। देखिए, ये महान प्रकृतिवादी थे, प्रख्यात संरक्षणवादी थे जो जिम कॉर्बेट जी थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो है कि इसका नाम पड़ा। देखिए, वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? तो वो जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई। तो इतने सारी चीजें जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भारत के आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास स्थित एक मुहाना है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध का घर है। यह कहाँ पे पड़ता है? कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में और भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको भी देख लेते हैं। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कंबल कोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य,
रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, कैंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य और रायला हाथी रिजर्व और गुंडला ब्रह्मोश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी सब सारे कहां पे हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहां स्थित है? हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान ये कहां पे स्थित है? तो ये सिचुएटेड है आपका कोलकाता में। बी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का सचिव ही इसका भी मुख्य सचिव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बात की जा रही है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात की जा रही है। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। और नीति आयोग का जो सचिव होता है वही जो है कि इसका मुख्य सचिव होता है, ये भी सही है। तो इट मीन्स कि ये दोनों सही है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामले पर निर्णय लेने तथा उन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं, अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त सन 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने तथा इन्हें गतिशील प्रदान, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और देश के संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करने आदि के लिए की गई है। ठीक है, देखिए, इस परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनसे उनके विकल्प केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग, मतलब जो पहले की पूर्व योजना आयोग था पहले, अभी नीति आयोग कर दिया गया, इसके सदस्य जो है कि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उद्देश्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों एवं आर्थिक नीति में तालमेल बैठाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के उद्देश्य से संबंधित कथन पर विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है कि ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना है, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों एवं आर्थिक नीति में तालमेल बैठाना है, यह भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, ठीक है, तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। देखिए, जो योजना आयोग था पहले, उसी के स्थान पे उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी नीति आयोग जो है कि नया संस्थान है। ठीक है, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग, देखिए, नीति आयोग जो है वो केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो हैं अमिताभ कांत। देखिए, अगर हम बात करें नीति आयोग के गठन के बारे में, तो इसका गठन जो है कि 1 जनवरी 2015 को किया गया था, 9 वर्ष हो गया। और ये जो है कि जो योजना आयोग था उसको रिप्लेस करके किया गया था नीति आयोग का गठन। देखिए, ये बताया है कि योजना आयोग का पहले ये योजना आयोग था, अभी बाद में नीति आयोग किया। ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हैं इसके अध्यक्ष। देखिए, पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे इसके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब कि पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पे जो भी जाएगा वो ऑटोमेटिकली जो है कि इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर रेगन नरकशे, प्रोफेसर सी रंगराजन, प्रोफेसर एस चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर रेगन नरकशे के द्वारा।
देखिए, गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर रेगन नरकशे के द्वारा दिया गया था। यह कहता है कि आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा। इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी, जिससे फिर से कम आय होगी। ये क्या कहता है कि आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाता है। इसलिए अगर हम कम निवेश करेंगे तो कम उत्पादकता होगी, इससे क्या होगा कि फिर से हम कम आय की ओर जिससे फिर से हम कम आय की ओर चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जो प्रोफेसर नरकशे हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इसका तात्पर्य एक गरीब देश को गरीबी की स्थिति में रखने के लिए एक दूसरे के साथ कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखने वाली शक्तियों के एक गोलाकार पुनरावृत्ति से है। देखिए, इसके समाधान के लिए उन्होंने दो उपाय बताए। एक, आपूर्ति का समाधान, इसमें बचत को बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना होता है। मांग का समाधान दूसरा बताया, दुष्चक्र का मांग पक्ष बढ़ाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कुर्ग में है। टिड्डी चेतावनी केंद्र ये कहाँ पड़ता है? तो ये जोधपुर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका भुवनेश्वर में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए, कुछ संस्थान का नाम दिया गया है यहाँ पे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? ये कटक उड़ीसा में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? दलहनों के मूल्य का नियंत्रण करना, अनाजों के मूल्य का नियंत्रण करना, प्याज आलू टमाटर के मूल्य का नियंत्रण करना। इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन की बात की जा रही है, इसका जो पर्पज है वो क्या है? तो इसका पर्पज है प्याज आलू टमाटर के मूल्य का नियंत्रण करना। देखिए, अगर हम बात करें ऑपरेशन ग्रीन के बारे में, तो ऑपरेशन ग्रीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक परियोजना है। किसके द्वारा? तो ये जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक परियोजना है। और इसका लक्ष्य है कि भारत में टमाटर, प्याज और आलू की फसलों मतलब जो टॉप फसलें हैं उनको जो है कि आपूर्ति को स्थिर करना है। और साथ ही देश भर में बिना कीमत के साल भर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। ठीक है, ये जो टमाटर है, प्याज है और आलू है, इनका जो है कि साल भर जो है कि इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, इसका मेन उद्देश्य है ऑपरेशन ग्रीन का। ठीक है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में, नागपुर में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है पुणे में। ए ऑप्शन आपका सही है। लघु ऋण अवधि की समय अवधि कितनी होती है? 1 से 3 वर्ष, 15 माह से कम, 15 माह से ज्यादा, 2 वर्ष से ज्यादा। बात की जा रही है लघु ऋण अवधि की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 15 माह से कम होती है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लघु ऋण अवधि, मध्यम ऋण अवधि और दीर्घ ऋण अवधि, इसकी अवधि कितनी होती है? देखिए, जो लघु ऋण अवधि है
इसकी अधिकतम जो है 15 माह से कम होती है इसकी अवधि। मध्यम ऋण अवधि 15 माह से 5 वर्ष की अवधि तक होता है और दीर्घ ऋण अवधि जो है कि 5 वर्ष से अधिक होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए टेलीग्राम पे भी स्टडी विद श्री चैनल है, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सअप चैनल भी है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।